myself Dr. सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल के 8th ए पेपर के यूनिट 3 का टॉपिक साइक्लाइजेशन के बारे में विस्तार से बताऊंगी। साइक्लाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? अगर किसी एसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम साइक्लिक कंपाउंड में रिएक्शंस के द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन दो तरह से किया जा सकता है, या तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की आपस में अभिक्रिया करा के साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त किया जा सकता है, अथवा एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट के द्वारा अथवा उसमें एलिमिनेशन के द्वारा हम साइक्लिक प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इंट्रामॉलिक्यूलर जो रीअरेंजमेंट है वो किसी रिएजेंट की उपस्थिति में हो सकता है, किसी कैटालिस्ट की उपस्थिति में होता है, अथवा थर्मल कंडीशन हमें अप्लाई करनी होती है, अथवा फोटोकेमिकल कंडीशंस की प्रेजेंस में इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है, और जिसके फलस्वरूप एसाइक्लिक कंपाउंड से साइक्लिक कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं, और रिएक्शन को हम कहते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन। तो एग्जाम्पल्स हम कुछ ले सकते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन के। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है डील्स एल्डर रिएक्शन। डील्स एल्डर रिएक्शन में हम क्या करते हैं, एक डाइन लेते हैं, इसको हम कहते हैं इनोफाइल डाइन को, और ये इनोफाइल है, और दूसरा हम लेते हैं ईन, इसको बोलते हैं हम डाइनोफाइल, क्योंकि ये जो डाइनोफाइल है ये डाइन्स को अट्रैक्ट करता है, और ये जो डाइन है वो ईन को अट्रैक्ट करता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इनोफाइल और इसको कहते हैं हम डाइनोफाइल। जब 1,3-ब्यूटाडाइन की अभिक्रिया किसी इथीन के साथ कराई जाती है इन प्रेजेंस ऑफ थर्मल कंडीशन ले सकते हैं या फोटो केमिकल कंडीशन ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमको साइक्लोहेक्सीन प्राप्त होती है, एक साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। ये किस तरह से होता है? यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है ये शिफ्ट होता है इधर, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होकर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये सिंगल बॉन्ड इस CH2 के साथ अटैच हो जाता है। ये डबल बॉन्ड कन्वर्ट होकर सिंगल बॉन्ड बनाता है, और ये सिंगल बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाता है। इस तरह से हमको एक साइक्लिक मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाता है, साइक्लिक कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। हम सब्स्टिट्यूटेड 1,3-ब्यूटाडाइन को भी उपयोग में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूटेड 1,3-ब्यूटाडाइन लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने ईन सब्स्टिट्यूटेड लिया हुआ है। ईन की रिएक्शन हमने सब्स्टिट्यूटेड ब्यूटाडाइन के साथ करवाई हुई है। तो अब इस रिएक्शन में हमें दो प्रोडक्ट प्राप्त हो सकते हैं, एक तो ये वाला साइक्लिक प्रोडक्ट और एक ये वाला साइक्लिक प्रोडक्ट। ये वाला साइक्लिक प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारी रिएक्शन से प्राप्त हो जाएगा कि अगर यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो और इससे अटैच हो जाए यहाँ पर ये वाला कार्बन एटम, ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर, और यहाँ पर ये वाला कार्बन इससे अटैच हो जाए, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाए, तो हमको ये वाला कंपाउंड प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये वाला कंपाउंड किस तरह से प्राप्त होगा? इसके लिए इस वाले जो मॉलिक्यूल है ये कई बार रोटेट हो सकता है, और रोटेट होकर हमको ये वाला साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हो सकता है। लेकिन जब हमने रिएक्शंस की मैकेनिज्म का अध्ययन किया, एक्सपेरिमेंटली देखा, तो ये पाया गया कि ये वाला कंपाउंड नहीं बनता है, केवल यही कंपाउंड प्राप्त होता है। तो थ्योरेटिकली तो हम कह सकते हैं कि ये कंपाउंड भी बनता है, लेकिन एक्चुअल में ये कंपाउंड नहीं बनता है, केवल यही कंपाउंड हमको प्राप्त होता है। ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। और भी हम रिएक्शंस बता सकते हैं कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल हो सकते हैं, वो जैसे कि साइक्लोएल्केन्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर CH2Br CH2Br की रिएक्शन, अगर हम ये डाइब्रोमाइड ले लिया हमने, किसका? प्रोपेन का डाइब्रोमाइड ले लिया, 1,3-डाइब्रोमा प्रोपेन लिया है। इसको अगर हम सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल रिएक्शन करते हैं तो हमको साइक्लोप्रोपेन प्राप्त हो जाता है। और एग्जांपल हम देखते हैं डीकमैन रिएक्शन। डीकमैन रिएक्शन में हम जो डाइएस्टर है, डाइएस्टर ओपन चेन कंपाउंड है, ये ओपन चेन कंपाउंड से हमने
क्लोज चेन कंपाउंड यहाँ पे प्राप्त कर लिया है और डायएस्टर से बने हैं साइक्लिक अल्फा कीटो एस्टर। तो अगर डायस्टर की रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ इन बेंजीन सॉल्वेंट में एट 80 डिग्री सेल्सियस पर करवाते हैं तो यहाँ पर साइक्लिक अल्फा कीटो एस्टर हमको प्राप्त होते हैं। यहाँ ये कह सकते हैं साइक्लोपेंटेनॉन का एस्टर डेरिवेटिव हमें प्राप्त होता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म हम देख लेते हैं। ये हमने लिया है डाई एस्टर ले लिया है, ये डाई एस्टर है, यही वाला डाई एस्टर है। इसको इस तरह से यहाँ पर लिखा है। जब इसकी रिएक्शन सोडियम इथॉक्साइड के साथ करते हैं तो इथॉक्साइड का OET माइनस पार्ट जो है वो इससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है जो प्रोटॉन के रूप में, और ये अपना जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है किसको दे जाता है, इस कार्बन एटम को दे जाता है। यानी कि ये H और ये OET मिलकर अलग हो जाता है ETOH के फॉर्म में। और यहाँ पे चूँकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन्स को देकर गया है यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए ये कार्बन एटम जो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। यहाँ देखिए यहाँ पर ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ETOH बाहर निकल गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ CO कार्बोनाइल ग्रुप, ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, इसलिए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ के पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जो बॉन्ड बना है वो इसी तरह से बना है कि यहाँ का नेगेटिव चार्ज और यहाँ का पॉजिटिव चार्ज ने मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर कर लिया है। और चूँकि जो CO बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन की अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण इस तरफ ऑक्सीजन पर आ गए, इसलिए ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन पे, जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वापस इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं और OET एज ए OET माइनस के फॉर्म में अलग हो जाता है। यहाँ से तो अलग होता है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अलग होता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में मिलकर यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। या ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन पे जो 2 इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया तो इसने इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप में ये जो कि यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ये C डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया और OET यहाँ से बाहर निकल गया, ये OET बाहर निकला हुआ है। अब ये जो OET यहाँ से बाहर निकला है ये इस वाले कार्बन एटम पर अटैक करेगा और इससे हाइड्रोजन जो कि अटैच है वो एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकाल लेगा। यहाँ से ये हाइड्रोजन बाहर निकाल लिया किसने, इस OET ने, तो ETOH अलग हो गया और ये वाला कार्बन एटम नेगेटिवली चार्ज हो गया क्योंकि हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकला है। तो यहाँ देखिए ये नेगेटिवली चार्ज हो गया और ETOH बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर जो ETOH बाहर निकला था इससे हाइड्रोजन जो अलग हुआ, प्रोटॉन जो अलग हुआ, वो वाटर के साथ रिएक्शन करके H3O प्लस बना लेगा। उस H3O प्लस के H से प्रोटॉन के साथ इस रिएजेंट की रिएक्शन होगी, यानी कि इसमें जो H3O प्लस का जो H प्लस है वो आकर इस कार्बन एटम पर अटैच हो जाएगा और हमें इस तरह से फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। यानी कि हम शुरू हुए थे एसाइक्लिक कंपाउंड से और हमें प्राप्त हुआ साइक्लिक कंपाउंड। तो डीकमैन रिएक्शन के द्वारा भी हम एसाइक्लिक कंपाउंड को साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी साइक्लिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस रिएक्शन को हम कहते हैं साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल हैं, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हम कर सकते हैं इंट्रामोलिकुलर। यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे उससे डिफरेंट है, वहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में होती थी, इसलिए वहाँ हम कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। लेकिन यहाँ पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। जैसे यहाँ पर ये पहले वाले एग्जाम्पल में यहाँ COCl है, इसको हम बोले, इसकी जब रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LCl3
की उपस्थिति में कोई फोटोकेमिकल रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर चूँकि पाई इलेक्ट्रॉन है तो इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। यहाँ से Cl के फॉर्म में बाहर निकल जाता है तो यहाँ पर पॉजिटिव बन जाता है, और चूँकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है इसलिए इनके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड के इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये कहलाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो एसाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर COCH3 ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन भी हो सकता है, जैसे इस वाले में ये ओपन चेन कंपाउंड यहाँ पर, अब ये ओपन चेन है, इससे रिंग फॉर्मेशन करना है हमें, तो यहाँ से क्या होता है Cl के फॉर्म में बाहर निकलेगा, यहाँ बन जाएगा प्लस। अब बेंजीन की जो रिंग है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, इसलिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है उसके कारण यहाँ पे माइनस और यहाँ का जो प्लस है आपस में मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसको हम रिएक्शन को कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इसी प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी ये COCl है, Cl है, Cl- के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा तो यहाँ प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन गया, और यहाँ बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच होती है इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी, अधिक होने के कारण इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और हमें जो साइक्लिक प्रोडक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एल्काइलेशन जो कि इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन है, इसके द्वारा भी हम साइक्लिक प्रोडक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन के हमने एग्जांपल्स तो देख लिए हैं, लेकिन कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन को इफ़ेक्ट करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। तो आइए देखते हैं हम कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन पर को प्रभावित करते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं। पहला जो फैक्टर है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीसीज मीटिंग टू इनेबल्स एन इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टू प्रोसीड if two reacting groups are separated by shorter chain, higher probability of cyclization by intramolecular reaction। यानी कि अगर दो रिएक्टिंग स्पीसीज शॉर्टर चेन के द्वारा अलग अलग है तो अगर इनके बीच में साइक्लाइजेशन रिएक्शन आसानी से हो सकती है, बजाय कि उनकी बीच जो दोनों स्पीसीज रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उनके बीच में चेन जो है बड़ी हो, चेन की लेंथ अधिक हो, यानी शॉर्टर लेंथ वाली जो चेन है उनमें साइक्लाइजेशन आसानी से होगा बजाय कि लॉन्गर चेन के। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल डिकमैन रिएक्शन का ही, कंडेंसेशन का ही लिया है कि एक हमने ये डाइस्टर लिया है। डाइस्टर की रिएक्शन अगर हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ बेंजीन सॉल्वेंट में एक 80 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम करते हैं तो हमको साइक्लोपेंटेनॉन डेरिवेटिव प्राप्त होता है और उसका जो यील्ड है वो 85% है। यहाँ पर भी हमने एक डाइस्टर लिया है और उससे भी हमको साइक्लोहेक्सेनॉन डेरिवेटिव प्राप्त हो रहा है और यील्ड है 54%। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारी जो रिंग है वो 5 मेंबर्ड बनी है और यहाँ पर बनी है 6 मेंबर्ड। तो यहाँ पर हमने एक कार्बन एटम कम लिया है, इसकी तुलना में यहाँ पर एक कार्बन एटम ज़्यादा है, यहाँ पर एक कार्बन एटम कम है। यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन एटम और 2 एस्टर ग्रुप है COET। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन एटम और 2 एस्टर ग्रुप है। तो यहाँ पर जो चेन लेंथ है बड़ी है, यहाँ पर चेन लेंथ है वो छोटी है। छोटी चेन लेंथ होने के कारण यहाँ पर हमें जो साइक्लोपेंटेनॉन डेरिवेटिव मिला है उसकी यील्ड हमें ज़्यादा मिली है और यहाँ पर जो हेक्सेनॉन डेरिवेटिव मिला साइक्लाइजेशन के बाद उसकी यील्ड हमें कम मिलती है। तो अगर चेन लेंथ लंबी होती तो वहाँ पर कई बार पॉलीमराइजेशन हो जाता है और इसके कारण दूसरा साइड प्रोडक्ट हमको मिलते हैं, इसलिए हमको इच्छित प्रोडक्ट कम मात्रा में मिलता है। अब अगर मान लीजिए हमें लार्ज चेन वाली ही कोई साइक्लिक कंपाउंड बनाना है तो हम डीकमैन रिएक्शन यूज ना करके एसाइलोइन कंडेंसेशन के द्वारा हम लॉन्ग चेन साइक्लिक कंपाउंड को हम बना सकते हैं। जैसे ये एक डाइस्टर है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ जाइलिन
अभिक्रिया की और बाद में फिर उसको हाइड्रोलाइज किया, तो हमें 66% प्रोडक्ट हमें प्राप्त, साइक्लिक प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है। दूसरा जो फैक्टर है वो है स्टीरियो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इट इज़ इसेंशियल टू अचीव अ सुटेबल ऑर्बिटल अलाइनमेंट फॉर द इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन टू अकर। यानी कि अगर जो हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उसमें जो रिएक्टिंग स्पीसीज है उनका ऑर्बिटल अलाइनमेंट सुटेबल होना चाहिए, तभी हम जो प्रोडक्ट चाहते हैं वही मिलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर जैसे ये एक एस्टर ये लिया है और इसकी रिएक्शन की है बेस की उपस्थिति में सोडियम मिथॉक्साइड के साथ, तो हमें प्राप्त होता है बीटा एरोलैक्टोन। लेकिन एस्टर तो सेम है लेकिन OH और OMe का अलाइनमेंट डिफरेंट है। तो जब इस एस्टर की रिएक्शन बेस की उपस्थिति में और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ की जाती है तो हमें टेट्राहाइड्रो पायरॉन डेरिवेटिव हमें यहाँ पर मिलता है। तो क्या कारण है कि यहाँ पर जो अलाइनमेंट है OH और OMe इन दोनों का अलाइनमेंट इन दोनों के अलाइनमेंट से डिफरेंट है और इसीलिए हमको जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट प्राप्त होते हैं। तीसरा जो फैक्टर है वो रिंग स्ट्रेन। रिंग स्ट्रेन के द्वारा भी एक फैक्टर है जो कि हमारे साइक्लाइजेशन रिएक्शन पर प्रभाव डालता है। जितनी भी छोटी रिंग है उनमें रिंग स्ट्रेन अधिक है, लेकिन वो बनती बहुत आसानी से हैं। जो 3 मेंबर्ड रिंग है वो आसानी से बनती हैं लेकिन स्टेबल कम होती हैं। 5, 6, 7 मेंबर्ड रिंग और 3 मेंबर्ड रिंग आराम से बन जाती हैं और साइक्लाइजेशन रिएक्शन इनमें आराम से होता है। लेकिन 4 मेंबर रिंग ना तो आराम से बनती है और ना ही वो स्टेबल होती हैं। अब यहाँ पर हम सिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस के द्वारा भी हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं कि जब भी हम सिंथेसिस करते हैं तो पहले हम डिस्कनेक्ट करके देखते हैं कि डिस्कनेक्ट करने पर वो कौन से स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एग्जांपल मॉर्फोलिन का लिया है। मॉर्फोलिन में यहाँ पर जब डिस्कनेक्शन करते हैं साथ ही रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो हमको ये एक कंपाउंड प्राप्त होता है। इसमें फिर डिस्कनेक्शन किया, फर्दर डिस्कनेक्शन किया यहाँ पर तो 2 अलग अलग मोइटी प्राप्त होती हैं। ये प्राप्त होंगी OH CH2 और ये CH2। यहाँ पर भी OH CH2 एंड CH2, NR अलग हो जाएगा, N-R और यहाँ CH2+। अब यहाँ पर ये जो CH2+ है और यहाँ पर OH है, H प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को O- और यहाँ पर क्या है CH2+ है। तो CH2+ और O- मिलकर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और हमको ये बॉन्ड यहाँ पे बन गया O और C के बीच में, तो हमें इस तरह की स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह का बॉन्ड बन जाएगा इस O और इस CH2 के बीच में, क्योंकि यहाँ CH2 पॉजिटिवली चार्ज है, हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के रूप में बाहर निकल जाएगा और ये हमको दूसरा इपॉक्साइड मॉलिक्यूल प्राप्त हो जाएगा। जो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ से बाहर निकले हैं, यहाँ से और यहाँ से, वो चूँकि नाइट्रोजन पे 2 ऋण चार्ज आ जाएंगे, 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, उनके साथ अटैच हो जाएंगे 2 प्रोटॉन और 2 प्रोटॉन जुड़कर यहाँ पर हमको बन जाएगा प्राइमरी एमीन RNH2 हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो अगर हम मॉर्फोलिन की अगर हम सिंथेसिस करना चाहेंगे तो हम क्या करते हैं, प्राइमरी एमीन लेते हैं और 2 मॉलिक्यूल्स इपॉक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको टारगेट मॉलिक्यूल मॉर्फोलिन प्राप्त हो जाता है। तो 4th जो फैक्टर है जो कि साइक्लाइजेशन रिएक्शन को प्रभावित करता है वो है काइनेटिक फैक्टर्स एंड थर्मोडायनेमिक फैक्टर। रिंग की जो साइज है, जैसे 3 मेंबर्ड रिंग के लिए काइनेटिक फैक्टर बहुत अच्छा है, यानी कि 3 मेंबर्ड रिंग बहुत अच्छी तरह से आसानी से बन जाती है, इसकी ईज ऑफ फॉर्मेशन ईजी है, या हम ये कह सकते हैं कि काइनेटिक स्टेबिलिटी जो है 3 मेंबर्ड रिंग के लिए काफ़ी अधिक है। लेकिन थर्मोडायनेमिकली ये अनस्टेबल है, जितनी जल्दी बनती है उतनी आसानी से ये रूम टेम्परेचर पर डिकम्पोज भी हो जाता है ना। स्टेबिलिटी इसमें थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। 4th मेंबर जो रिंग है वो बनती भी बहुत मुश्किल से है और थर्मोडायनेमिकली भी अनस्टेबल है। 5 मेंबर्ड रिंग
आसानी से बन जाती हैं, यानी कि काइनेटिकली स्टेबल है और थर्मोडायनेमिकली भी स्टेबल है, यानी रूम टेम्परेचर पर ये स्टेबल रहती हैं। जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो भी आसानी से बनती हैं, और लेकिन ये 5 मेंबर्ड रिंग की तुलना में और भी अधिक इस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती हैं। 7 मेंबर्ड रिंग बन जाती है ठीक तरह से और थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती। तो अगर स्टेबिलिटी का क्रम देखें तो थर्मोडायनेमिकली जो स्टेबिलिटी है वो 6 मेंबर्ड रिंग की सबसे अधिक है, और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है वो 3 मेंबर्ड रिंग की सबसे अधिक है। काइनेटिक स्टेबिलिटी का मतलब ईज ऑफ फॉर्मेशन, आसानी से बनना, 3 मेंबर्ड रिंग आसानी से बनेगी, और जो 6 मेंबर्ड रिंग है वो थर्मोडायनेमिकली अधिक स्टेबल होगी। तो इन 4 फैक्टर्स के द्वारा हम साइक्लाइजेशन रिएक्शन को गवर्न कर सकते हैं। इसके इन फैक्टर्स को उपयोग करते हुए हम कोई भी एसाइक्लिक कंपाउंड से साइक्लिक कंपाउंड की प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू।